अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे सामने क्वेश्चन है जिम्बाब्वे लिमिटेड के नाम से। ये मार्च 2022 का क्वेश्चन है आई कैप का और कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग का। सवाल में कोई ऐसी लंबी चौड़ी मुश्किलात नहीं है, लेकिन सवाल में कुछ एक्सट्रीमली इलॉजिकल थिंग्स हैं। ठीक है जी, अकल से ऊपर चीज़ें। जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन चूंकि एग्जाम का क्वेश्चन है तो हमने इसको अटैम्प्ट करना है, जवाब देना है। आए ज़रा इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं सवाल को। ये कह रहा है जी, जिम्बाब्वे लिमिटेड इज प्लान्ड हैज प्लान टू शट डाउन इट्स फैक्ट्री इन कराची ऑन 31 दिसंबर 2022 एंड टुडे इज 1 अप्रैल। ठीक है जी, 1 अप्रैल आज है और हम इंशाल्लाह ताला कोई 9 महीने बाद अपनी फैक्ट्री बंद करने का इरादा रखते हैं। ऑन रिसीविंग द न्यूज़ ऑफ शट डाउन ऑल द स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है जी, एम्प्लॉयड इन द कराची फैक्ट्री हैज रिजाइन इन द प्रोटेस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2022। उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से रिजाइन कर दिया। आपने एम्प्लॉयज़ को कहा जी हम बंद कर रहे हैं फैक्ट्री, और हम बंद कर रहे हैं जनाब कोई 31 दिसंबर से। उन्होंने कहा यार 31 दिसंबर तक हम आपके साथ काम करते रहेंगे, जलील होते रहेंगे, इससे बेहतर है ये लो रिजाइन, हम जा रहे हैं छोड़ के। तो उन्होंने क्या किया जनाब, इमीडिएटली रिजाइन कर दिया है, जगह छोड़ दी है। ठीक है जी, दिस हैज रेज कंसर्न अबाउट द फैक्ट्रीज एबिलिटी टू कंटिन्यू ऑपरेशंस फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। अब बताएं, हमारे जहन में एक टेंशन आ गई है, हमने फैक्ट्री को जिंदगी भर नहीं चलाना, चलाना ही अगले 9 महीने, और अगले 9 महीनों के लिए अब हमें सोचना होगा कि मजदूर कहां से लेके आए। फिर वो कह रहे हैं जी, यूजिंग दी ओरिजिनल बजटेड डॉक्यूमेंट फॉर द ईयर 2022 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 2022 टू 31 दिसंबर 2022। ठीक है जी, दिमाग में रखिएगा मेरे बच्चों, ये जो बजटेड डॉक्यूमेंट है ये 9 मंथ्स का है, पूरे साल का नहीं है। ये 9 मंथ्स का डॉक्यूमेंट है। 9 मंथ्स में आपने बनाने हैं 50,000 यूनिट्स। 9 मंथ्स में इतनी सेल्स, इतनी मटेरियल, इतना लेबर, इतना फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, और 2.55 मिलियन कमाने। लेकिन पता नहीं क्यों हम इसको बंद करना चाह रहे हैं, वल्लाह आलम। तो 9 महीने का बजट हमारे सामने पड़ा हुआ है, और इन 9 महीनों का बजट पॉसिबल जब होता, जब हमारे पास स्किल्ड लेबर होता, लेकिन वो तो छोड़ के चला गया। ठीक है जी, अदर इन्फॉर्मेशन क्या है जी, वो कह रहे हैं जी, कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स रिप्रेजेंट 75% ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम। यानी ये जो 50,000 यूनिट आपने बेचने हैं, इस 50,000 यूनिट्स में 75% सेल्स ऐसी जो कॉन्ट्रेक्चुअल है। ठीक है जी, जो आपने प्रायोरिटी पे फुलफिल करनी है। प्रायोरिटी का मतलब है आपने सबसे पहले इसको टाइम देना है, ये पहले कंप्लीट करनी है। फिर टू अवॉइड पेनल्टीज, सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स इज 20% लोअर देन द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, हाउएवर 5% ट्रेड डिस्काउंट इज ऑल्सो गिवन टू अदर कस्टमर्स। इसका मतलब ये कि सर मेरे पास जितनी भी सेल्स है उसके इफेक्टिवली दो हिस्से। 75% सेल्स है मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल, 25% सेल्स है मेरी नॉर्मल। जो कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स हैं और जो नॉर्मल सेल्स हैं, दोनों पे डिस्काउंट है। कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स पे डिस्काउंट है 20% का, नॉर्मल सेल्स पे डिस्काउंट है 5% का। ठीक है जी, और इन सब को इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये सेल्स बन रही है 83,750 की। ठीक है जी, कुछ को हम जो है वो महंगा बेच रहे हैं, कुछ को सस्ता बेच रहे हैं, और इसके बावजूद 50,000 यूनिट टोटल बेचने के बाद हमें कोई 83,750 रुपीज या रुपीज इन थाउजेंड है, इतने रुपए की जो है वो हमें सेल्स मिली है। फिर वो बात करें जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसका? दो चीजों का। वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले है रॉ मटेरियल का, फिर दूसरा क्लोजिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड्स का। ठीक है जी, रॉ मटेरियल के आगे लिखा हुआ है केजीज और फिनिश गुड्स के आगे लिखा हुआ है यूनिट्स। ये दिमाग में रखिएगा, दो चीज़ों का हमारे पास सर स्टॉक मौजूद है, लेकिन मसला ये रॉ मटेरियल तो सही है, लेकिन जो फिनिश गुड्स है वो डिफेक्टिव है। 2500 डिफेक्टिव यूनिट्स मौजूद हैं जो कचरे के दामों 100 रुपए के बिक सकते हैं, और रॉ मटेरियल जो है वो 34 लाख रुपए का खरीदा गया है, 10,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल के। ठीक है, फिर ये हमारे पास आ गया जी स्टॉक। पहले सवाल को प्लेन रीडिंग दे देते हैं हम जरा। ठीक है जी, ये हमारे पास डाटा आ गया सेल्स का। फिर जी बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसकी बात हो रही है। ठीक है जी, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन है 2.5 मिलियन का, वैसे ही इग्नोर कर देते हैं हम। टेक्निकल फी है 1.2 मिलियन की, पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस का मतलब है दे दिए, डूब गए, संक कॉस्ट, बेकार बात। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर इज 3.6 मिलियन। ये जी इस 12 मिलियन में
3.6 मिलियन फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी है 9 महीने की। दिमाग में रखना कितने महीने की? 9 महीने की, ठीक है। द रिमेनिंग अमाउंट रिप्रेजेंट्स एलोकेटेड जनरल ओवरहेड्स। अच्छा, बाकी तो एलोकेटेड है जिसको हम डिसीजन मेकिंग में देखते ही नहीं है। डेप्रिसिएशन है, इग्नोर करना है, नॉन कैश है। एडवांस में दिए गए पैसे इग्नोर करना है, संक कॉस्ट है। जनरल ओवरहेड्स की एलोकेशन है, इग्नोर करना है क्योंकि एलोकेटेड है। एक काम का ओवरहेड मुझे नजर आ रहा है और वो क्या है जनाब? वो है 3.6 मिलियन की फिक्स्ड कॉस्ट सुपरवाइजर सैलरी। इसका मतलब है मैं इसके आगे लिख सकता हूं जनाब 3 इररेलेवेंट है, ठीक है जी, एक रेलेवेंट है, ठीक है जी, और वो कितना है जनाब? 3.6 मिलियन। ये आपने सुपरवाइजर को पे करने अगले 9 महीने के, पूरे साल के नहीं, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा नहीं, फिर सॉरी, सेलिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट सैलरीज ऑफ 5 सेल्स ऑफिसर्स हायर्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, ठीक है। किसी बाहर के बंदे से हमने हायर किया, किसी बाहर की पार्टी से, जैसे राजन कंपनी भंगी सप्लाई करती है, ठीक है जी, मासियां सप्लाई करती है, इस तरह सर ये कंपनी है जो हमें सेल स्टाफ सप्लाई कर रहा है, ठीक है जी। तो इनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया 31 दिसंबर पे। इसका मतलब पता है क्या है? आप चाहे फैक्ट्री चलाओ या ना चलाओ, इनको आपने पैसे देने, ठीक है जी, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ कब? 31 दिसंबर तक का। ये आ गई सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस आपने पे करने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप फैक्ट्री चलाओ या ना चलाओ, क्योंकि आपका इनके साथ 31 दिसंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि कॉन्ट्रेक्चुअल हैं और टेक्निकली इररेलेवेंट भी हैं, ठीक है जी। फिर प्लांट एंड मशीनरी की 15 मिलियन कॉस्ट है, बेकार बात है, और हमारे पास रीसेल वैल्यू है 2.8 मिलियन। अगर मैं आज ये फैक्ट्री बंद कर दूं तो 2.8 मिलियन रुपीस की ये कॉस्ट मुझे कैश में रिसीव हो जाएगी, और अगर चलाता रहूं तो फिर शायद ये रिसीव ना हो, इससे कम रिसीव हो, तो ये मेरे पास आ गई सर रेजल वैल्यू। अब तक का जो मैंने सवाल रीड किया है, सबसे पहला पॉइंट है सेल से रिलेटेड, कि जो रिमेनिंग 9 मंथ्स की सेल है उसमें 75% कॉन्ट्रेक्चुअल है, 25% जो है वो नॉर्मल है। कॉन्ट्रेक्चुअल पे 20% डिस्काउंट है, नॉर्मल पे 5% का डिस्काउंट है। क्लोथिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा है जो मैं यूज कर सकता हूं रॉ मटेरियल का, लेकिन डिफेक्टिव फिनिश गुड्स के यूनिट यूज नहीं हो सकते, वो बिकेंगे ही बिकेंगे, चाहे फैक्ट्री चले चाहे बिके। डन, यानी चाहे फैक्ट्री चले या बंद हो, ये डिफेक्टिव स्टॉक आपने कचरे के दामों बेचना है। रॉ मटेरियल हाँ अलबत्ता डिपेंड करता है कि अगर आप फैक्ट्री चलाओगे तो यूज हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको जो है वो फिर बेच दोगे, ठीक है जी, या जो भी करना है। अभी नीचे डाटा आ रहा होगा। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के 4 कंपोनेंट्स है। डेप्रिसिएशन इररेलेवेंट, कॉस्ट पेड इन एडवांस इररेलेवेंट, एलोकेशन ऑफ जनरल ओवरहेड्स इररेलेवेंट, ओनली वन इज रेलेवेंट, दैट इज सुपरवाइजरी वेजेस, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पूरे साल का, ठीक है, आगे 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप उसको हटा नहीं सकते, हटाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे, यानी 8200 आपने देने ही देने, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी आपके पास पड़ी है 2.8 मिलियन की, ये आप फारिग कर सकते हो, बेच सकते हो, अगर आप अभी के अभी फैक्ट्री बंद करो। डन। अब नीचे देखिए क्या लिखा है जनाब, कीपिंग इन व्यू ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस फॉर इंप्लीमेंटेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अब जब सारा मजदूर रिजाइन करके चला गया है तो अब हमें ख्याल आया कि हमें 2 में से कोई एक काम करना है सर। पहला काम क्या है? बंद कर दो जी फैक्ट्री। दूसरा काम क्या है जी? चलाते रहो जी फैक्ट्री, ठीक है जी। अब ये 2 काम है जो आपने एक एक करके देखने, ठीक है, और इन दोनों कामों की बेसिस पे आपने डिसीजन लेना है कि चलाएं या बंद कर दें। चलाएंगे भी तो कितने? सिर्फ 9 महीने। बंद करेंगे तो अभी का भी बंद करना। डन। चलिए जी, हम सबसे पहला ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं कि हम फैक्ट्री चलाएंगे, बंद नहीं करेंगे। लॉजिकल सीक्वेंस ऊपर नीचे की हुई है, मैं पहले देख रहा हूं कि फैक्ट्री अगर चलाएं तो क्या करेंगे। कंटिन्यू द फैक्ट्री, ऑपरेटिंग द फैक्ट्री विद फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स बाय एम्प्लॉइंग स्किल्ड लेबर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। 9 महीने आपने चलाना है और फिर क्या करना है, इसके लिए आपने बाहर से मजदूर हायर करना है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है जी। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स would not fulfill the entire requirement. Considering this constraint, it is estimated that the company would be able to produce only 45,000 units only in remaining 9 months. तो उसने कहा जी जो ऊपर 50,000 यूनिट्स आप सोच रहे थे ना कि आप रिमेनिंग 9 मंथ्स में बना लेंगे, वो आप अपने स्किल्ड वर्कर्स के साथ बना सकते थे, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं तो आप 45,000 यूनिट्स ही बना पाओगे। अब एक प्रॉब्लम है, अब हमने तो सोचा था हमारी कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स हैं, कुछ नॉर्मल सेल्स हैं। सीधी सी बात है, जब हमारे 45,000 यूनिट बन रहे होंगे तो हम नॉर्मल सेल्स को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स को प्रायोरिटी देंगे, पहली बात। तो हमारे पास तो सर ये आ गया जी 45,000 यूनिट्स की हमारे पास टोटल सेल्स है। दूसरा पॉइंट,
स्किल्ड वर्कर्स को आप 500 रुपये पर आवर पे हायर करोगे, बट ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग वेरिएबल ओवरहेड्स वुड इंक्रीज बाय 5%। ठीक है जी, तो वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 5% इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये अनाड़ी लोग मशीन पे खराबी करेंगे, मशीन पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड, ट्रेनिंग इनको हम दे सकते हैं 4,50,000 रुपए की। ठीक है जी, 4.5 लाख रुपए की इनको ट्रेनिंग देके इस 5% इंक्रीज को अवॉइड किया जा सकता है। नाउ यू हैव टू वैल्यू कि 5% वेरिएबल को इंक्रीज होने दूं या ट्रेनिंग करवा के ये 5% के इंक्रीज को अवॉइड कर दूं। ठीक है, ये अब आपकी मर्जी है, देखेंगे ज्यादा खर्चा कहाँ रहा है। गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द बैचेस ऑफ 3,000 यूनिट्स। ठीक है, लर्निंग अप्लाई होती है सर, फर्स्ट बैच 3,000 यूनिट का इतने घंटे लेगा, 90% लर्निंग रेट है, 5 बैचेस तक लर्निंग अप्लाई होगी, इसके बाद लर्निंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ लर्निंग का हिसाब किताब भी आ गया। ठीक है जी, हमारे पास 3,000 यूनिट का बैच साइज है। ठीक है जी, पांच जो है ना वो बैचेस तक लर्निंग है। फिर वो कह रहे जनाब फैक्ट्री कंटिन्यूज टू ऑपरेट, द रीसेल वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी वुड बी 80%। इसका मतलब है जो 2,800 रुपए के ऊपर आप मशीन बेच रहे थे, अगर फैक्ट्री चलाएंगे तो 80% पे ही बिक पाएगी, पूरी नहीं पे बिक पाएगी। यानी अभी अगर बंद करोगे 2,800 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन अगर सर थोड़ा सा टाइम चला के 9 महीने चला के बंद करोगे तो 2,800 का 80% आपको मिल पाएगा, दैट इज 2,240 रुपए। अब इसका मतलब है सर मेरे पास पहला ऑप्शन है कि मैं फैक्ट्री को चलाऊं। अगर मैं फैक्ट्री को चलाता हूं, सीधी सी बात है सर, मुझे मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, लेबर भी हायर करना पड़ेगा, वेरिएबल लोड भी इनकर करना पड़ेगा, सुपरवाइजर को भी वेजेस देनी पड़ेंगी, सेल्स टीम को भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, ये सारे काम करने पड़ेंगे। ऐसा है, ये बात समझ आती है? आए जरा दोस्त, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम फैक्ट्री को रन करते हैं, अगर फैक्ट्री को कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के थ्रू ऑपरेट करवाया जाए तो क्या होगा? आए जरा दोस्त, सबसे पहले मुझे बताएं मेरे पास सेल्स कितनी होगी, यूनिट्स निकालते हैं हम पहले। सेल्स मुझे बताएं सर, मेरे पास जब 50,000 यूनिट बिक रहे थे, ऊपर जो ब्रेकअप दिया हुआ है, देखा 50,000 यूनिट्स में से 75% ये है कॉन्ट्रेक्चुअल, और सर मेरे पास जो 25% सेल्स हैं वो है नॉर्मल। तो ये नंबर में बनते हैं सर कोई 37,500 केजीज या यूनिट, सॉरी केजीज नहीं है, यूनिट्स हैं ये। सर ये मेरे पास बनता है अराउंड कोई 12,500 यूनिट्स। ठीक है जी, इस सवाल में सेलिंग प्राइस नहीं बताई गई। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं जी सेलिंग प्राइस है एक्स। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस क्या है जी? सेलिंग प्राइस है एक्स। ठीक है जी, सर इस पे हमें देना पड़ेगा या रिसीव होगा 80% ऑफ एक्स। क्यों? 20% का डिस्काउंट। इस पे हमें रिसीव होगा 95% ऑफ एक्स। एक्स अज्यूम करें स्टैंडर्ड प्राइस है, इस पे 20% डिस्काउंट देना है, उस पर 5% डिस्काउंट देना है। तो क्या मैं कह सकता हूं 37,500 यूनिट्स इफ आर सोल्ड एट 80% ऑफ एक्स एंड 12,500 यूनिट्स इफ दीज आर सोल्ड एट 95% ऑफ एक्स, और हमें टोटल रेवेन्यू मिले 83,750 का। ये प्लान था 83,750 प्लान। सर ये आप क्यों निकाल रहे हैं? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। अब बताएं सर, अगर मैं इसको वर्कआउट करूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस निकलेगी सर 2 रुपए। ठीक है जी, चेक कर लें आप इसको। 2 रुपए निकलेगी, यानी 2,000 रुपए निकलेगी, क्योंकि सारी फिगर्स थाउजेंड्स में, तो मैं 2 रुपए ले लेता हूं सर। 2,000 का मतलब है 2 रुपए, डन। अब बताएं सर, मेरे पास अगर मैं फैक्ट्री को ऑपरेट करता हूं तो मेरे पास अब सेल्स कितनी होगी? सेल्स विद कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर कितनी होगी जी? सर हमने टोटल 45,000 यूनिट्स बेचने, तो इस 45,000 में से हम प्रायोरिटी देंगे किसको? सर 37,500 कॉन्ट्रेक्चुअल को,
और रिमेनिंग हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगी 7,500 बचते हैं, देखें बिल्कुल सर, ये हमारे पास आएगी नॉर्मल सेल्स। सर इस पे हमें मिलेंगे 2 रुपए का 80%, इस पे हमें मिलेगा 2 रुपए का 95%। तो हमारी सेल्स होनी चाहिए 37,500 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8, यह आता है मेरे पास सर 60,000। और सर मेरे पास ये आता है 7,500 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.95, ये आता है मेरे पास 14,250 रुपये। तो हमारी टोटल सेल्स होनी चाहिए, अगर मैं फैक्ट्री को चलाऊं तो ये होनी चाहिए 74,250। ये सेल्स होनी चाहिए अगर मैं फैक्ट्री को चलाता हूं, चलाऊंगा तो ये सेल्स मिलेगी, ऐसा। अच्छा, मैं यहां लिखना शुरू करता हूं, मैं यहां बजटेड पीएनएल बनाना शुरू करता हूं सर। बजटेड पीएनएल में मेरे बच्चों मेरे पास सबसे पहले अगर मैं चलाऊं उसको तो सेल्स आएगी कितने की, 74,250। अब सीधी सी बात है, मटेरियल को भी देखना पड़ेगा। अच्छा, मटेरियल भी लेना पड़ेगा, लेकिन मटेरियल है ऑलरेडी बहुत सारा। कितना मटेरियल पड़ा है सर? मटेरियल पड़ा है 10,000 केजी का। कितने का? 10,000 केजी का मटेरियल पड़ा है सर। और वो 34 लाख का आया था। वो 34 लाख का जो आया था वो तो संक कॉस्ट है ना, उसको तो छोड़ दो। अभी इस वक्त देखो पड़ा हुआ कितना है सर, 10,000 केजी। मजीद कितना खरीदा? मजीद सर 50,000 यूनिट्स बनाने के लिए 36,000 रुपए का मटेरियल खरीदना था, 36,000। और अभी हमने सिर्फ हमारे पास सर 3400 रुपए का, यानी 3.4 मिलियन, 3 जीरो काट दो तो 3400 रुपए का मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ सर। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मटेरियल कितने केजी चाहिए। ठीक है जी, 10,000 केजी है 34 लाख रुपए का, 10,000 केजी। ठीक है, 10,000 केजी कितने का मेरे बच्चों? 34 लाख का। तो एक काम करते हैं, मटेरियल की वर्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनाब हमारे पास कॉस्ट पर केजी कितना है। सर मेरे पास 3.4 मिलियन रुपीस का मटेरियल पड़ा है, 10,000 यूनिट्स पड़े, दें 10,000 केजी दें, तो कॉस्ट पर केजी कितनी हुई जी? सर उर्दू जुबान में तो ये 340 हुई, लेकिन थाउजेंड्स रुपीज इन थाउजेंड्स में ये 0.34 हो गए। डन। ये 1 केजी की कॉस्ट है, 1 यूनिट की कॉस्ट नहीं। हाँ ठीक है जी। अब एक बात बताओ सर, हमारे पास टोटल केजीज रिक्वायर्ड कितने? सर सबसे पहले काम करें, ये जरा देख लें कि 1 केजी अगर 0.34 का आता है, आपने 50,000 यूनिट बनाने के लिए, गौर से देखना, ये सोचा था कि मैं 36,000 रुपए का मटेरियल लगाऊंगा। तो बताओ फॉर 50,000 यूनिट्स, फॉर 50,000 यूनिट्स मटेरियल मुझे चाहिए 36,000 रुपए का। 1 केजी आता है 0.34 का, तो सर मैं 36,000 को 0.34 से डिवाइड करूं तो मुझे केजीज चाहिए 1,05,882। इतने केजीज चाहिए फॉर 50,000 यूनिट्स। बट मैंने 50,000 थोड़ी बनाने, मैंने तो 45,000 यूनिट्स बनाने। तो बताएं मुझे इसके लिए कितना मटेरियल चाहिए? सर इसके लिए आपको मटेरियल चाहिए 105,882 डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 45,000 यूनिट्स। बताएं सर, मेरे पास डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 45, मुझे मटेरियल चाहिए है सर 95,294 केजीज। सर मुझे चाहिए 95,294 केजीज, इतना मटेरियल चाहिए। 95,294 केजीज हमें है रिक्वायर्ड। ऑलरेडी कितने पड़े हुए? फारिग कितने पड़े हुए? फारिग कितने पड़े हुए? 10,000 केजी ये फारिग पड़े हुए, ये हम यूज कर लेंगे। इसके लिए कोई पैसा नहीं देना, जो बाकी खरीदने उसके लिए पैसे देने, ये तो पड़ा हुआ है ना सर। कितना? और सर माइनस करें इसको, 10,000 ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 85,294। डन। ये मेरे पास पड़ा हुआ सर 85,294 केजीज, ये मुझे खरीदना है। अब बताएं इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सर 0.294 से मल्टीप्लाई 0.2.34 कितना आता है सर? ये आता है मेरे पास 29,000 सीधे सीधे रुपए, सीधे सीधे 29,000 रुपए का मजीद मटेरियल खरीदना पड़ेगा। ठीक है जी।
2 मिनट के लिए मैं अज्यूम करता हूँ सर इसकी इसकी जो भी एनआरवी है रिमेनिंग मटेरियल वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। इतने रुपए का मुझे मटेरियल मजीद खरीदना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर मटेरियल। इस सवाल के सोल्यूशन को 100% देखना, ठीक है जी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्दर कितना जी, 29,000। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि जो मटेरियल पड़ा हुआ था उसकी एनआरवी भी तो हो सकती है, वो यहाँ ले लेते। 2 मिनट के लिए मैं उस एनआरवी को इग्नोर कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए मैं उस एनआरवी को इग्नोर कर रहा हूं। डन। 29,000 रुपए का मुझे मटेरियल नया खरीदना है, मैं नए की बात कर लेता हूं। डन। लेबर का तो कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है ना, नहीं है सर। आगे बढ़े सर, लेबर पे आते। लेबर कितने का जी, 14,000 रुपए का। ये 50,000 यूनिट्स का है, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी स्किल्ड लेबर ये आपका था, हमारे जो नया लेबर है ये तो लर्निंग करेगा। लर्निंग का क्या, 3,000 बैचेस, 3,000 यूनिट्स एक बैच में बनेंगे। पहले बैच के आर्स दिए हुए हैं, तो इसका जरा डाटा हम निकाल लेते हैं सर। सबसे पहले सर लेबर, लेबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 45,000 यूनिट्स हैं टोटल। एक बैच में 3,000 यूनिट्स हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास टोटल 15 बैचेज आते हैं। पहले बैच के आर्स हैं मेरे पास 2750 आर्स। मुझे बनाने हैं 5 बैचेस। क्यों? क्योंकि 5 पे लर्निंग खत्म हो रही है। तो हम पहले एक काम करेंगे, पहले ये देखेंगे कि 5 बैचेस के आर्स कितने हैं, 4 बैचेस के आर्स कितने हैं, 5वें बैच के आर्स कितने हैं, और फिर हमने बाकी के 10 बैच का हिसाब किताब करना है सर। देखिए इस 15 बैचेस में से 5 होंगे लर्निंग वाले और 10 होंगे विदाउट लर्निंग, ऐसा दिमाग में रखिएगा। तो जो 5 बैचेज हैं, सबसे पहले इसका हिसाब किताब निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू 2750 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू द पावर log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। देखो 0.9 है ना, 90% है ना लर्निंग रेट, इज 90%, ठीक है, बेशक 90%, ऐसा। चलो जी सर, मेरे पास y कितना आ रहा है सर यहाँ पर? सर मेरे पास यहाँ y आ रहा है सर कोई 2153 आवर्स, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं इसी तरह बराबर में ही। a 2750 आवर्स, x हम रख लेते हैं 4 बैचेस, y निकाल लेते हैं हम 2750 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 4 बैचेस log 0.9 सॉरी डिवाइडेड बाय log 2। अब बताएं सर इसमें आर्स कितने आ रहे हैं y? सर ये आ रहा है मेरे पास 2228 राउंडेड ऑफ, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं सर, मेरे पास टोटल टाइम मुझे चाहिए, टोटल टाइम फॉर 5 बैचेस और टोटल टाइम फॉर 4 बैचेस। सर ये मेरे पास आ रहा है 2153 मल्टीप्लाई बाय 5 बैचेस और 2228 मल्टीप्लाई बाय 4 बैचेस। सर मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा, मेरे पास फुल फिगर्स के थ्रू कैलकुलेशन हुई हुई है। तो इतने आवर्स मुझे लग रहे हैं 5 बैचेस पे, और मेरे पास सर यहाँ 8910 आवर्स आ रहे हैं मेरे पास 4 बैचेस पे, ठीक है जी। तो अगर मैं काम करूँ, मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूँ और मैं कहूँ जी मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5th बैच के आवर्स, तो वो निकलने सर मेरे पास 1856 आवर्स, ऐसा। हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं जी 15 बैचेस का टोटल टाइम। टोटल टाइम में सर मेरे पास 5 बैचेस का टोटल टाइम है
10,766 आवर्स ये रहे। और सर फिर मेरे पास मजीद 10 बैचेस के टाइम जो है वो होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1856। तो ये मेरे पास आ रहा है सर, एग्जैक्ट फिगर में राउंड ऑफ नहीं कर रहा, 18,561। और मेरे पास जो टोटल आवर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 29,327 आवर्स। ठीक है जी, टोटल आवर्स। ठीक है, अब मैं इस टोटल आवर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 500 रुपये पर आवर से, ताकि लेबर कॉस्ट निकल सके। 29,327 मल्टीप्लाई बाय 500 रुपये का रेट। तो सर मेरे पास 29,327 मल्टीप्लाई बाय 500 रुपये का रेट, और फिर उसको डिवाइड बाय 1000 भी कर देता हूँ ताकि फिगर्स थाउजेंड्स में रहे। ठीक है जी, कितना आ रहा है सर मेरे पास? ये आ रहा है सर मेरे पास 14664, ऐसा 14664 ऐसा ही है सर, देख लें इसको। 14664, ये 14664 में जाके लेबर में टीप दूं। अब बताएं जी, मैंने ये अज्यूम किया है कि मेरे पास जो मटेरियल पड़ा था उसकी एनआरवी मैंने इग्नोर की, 29,000 रुपये मैंने ले लिए मटेरियल के। लेबर ये तो पूरा पूरा हायर करना पड़ेगा सर, मैंने ये 14,664 रुपये का जो है वो मजीद लेबर हायर करना है। अब मैं बात करूंगा लेबर के बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। बताओ वेरिएबल ओवरहेड्स है कितना सर? वेरिएबल ओवरहेड्स 50,000 रुपयों के लिए, 50,000 यूनिट्स के लिए सॉरी, ये था 11,000 रुपये। ठीक है जी, अब बताएं 45,000 के लिए कितना आएगा? सर 45,000 के लिए 9,900 हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो इसको 5% इंक्रीज कर दो, 9,900 का 5% करें इंक्रीज, या आता है जी 495। या फिर वो कह रहे हैं कि जी ट्रेनिंग दे दे मजदूर को। अगर आप ट्रेनिंग देने जाओगे मजदूर को तो 5% का इंक्रीज या ट्रेनिंग 4,50,000 रुपए की। तो ट्रेनिंग अगर मैं देने जाऊं तो मुझे 4,50,000 देने, और अगर मैं सिर्फ 5% का इंक्रीज कर दूं तो 495 देने हैं। तो बताएं ट्रेनिंग दें या प्राइस इंक्रीज यानी ओवरहेड को इंक्रीज होने दें? ट्रेनिंग की कॉस्ट कितनी है जी? 450। ठीक है जी, थाउजेंड्स में सारी फिगर्स। तो क्या करना चाहिए, एक प्रूडेंट आदमी ट्रेनिंग पे जाएगा। तो इसका मतलब है मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड इनकर होंगे 9,900, और ये इनकर होंगे ट्रेनिंग के बाद। तो ये दो खर्चे मैं यहाँ ले लेता हूँ सर। वेरिएबल ओवरहेड 9,900, और मेरे पास ट्रेनिंग कितने की जी? 450। डन हो गया जी। अब हम आते हैं जनाब दोबारा सवाल के ऊपर। और कुछ है सर यहाँ पे? और कुछ है सर? वो कह रहा है फैक्ट्री की मशीन आप बेचोगे 2240 रुपए की। ठीक है जी, आप चाहो तो यहाँ ले लो। ठीक है जी सर, फिर आपने वो मटेरियल का वो नहीं लिया, अपॉर्चुनिटी। 2 मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ सर। अब मुझे बताएं सर, मैं यहाँ ले रहा हूँ, मैं अभी तक मेरे जहन में एक चीज़ है कि मैंने 10,000 kg मटेरियल की कॉस्ट यहाँ नहीं ली है। ठीक है, अब बताएं, मैं ले रहा हूँ सर सेल ऑफ मशीन कितने की जी? 2,880, 2,880 सॉरी, 2,800 का 80%, सॉरी 2,240। फिर जी और कुछ इसके अंदर सर? सर सुपरवाइजर को वेजेस देनी है, और सर सुपरवाइजर को वेजेस देनी है। कितनी वेजेस देनी है भाई सुपरवाइजर को? अनकंडीशनल वेजेस जो देनी है हमने सुपरवाइजर को, कहाँ लिखा हुआ है जी? 3.6 मिलियन की देनी है। और सर मैंने 8,200 रुपये इन लोगों को भी देने हैं, क्योंकि इनसे मेरा दिसंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये दो खर्चे भी यहाँ ले लो।
और हमारे पास क्या है जनाब, नेट करें देखें क्या आ रहा है। यार है मेरे पास है 10,676 रुपए का नेट प्रॉफिट। अगर मैं चलाऊं और सारे खर्चे करूं, छोड़ूं कोई भी ना, सिर्फ एक चीज मैंने इग्नोर की यहां पे। मैंने क्या इग्नोर किया? 10,000 kg मटेरियल सिंस ऑलरेडी एक्वायर्ड था, ठीक है जी, नो कॉस्ट इज, ठीक है, दिमाग में रखने। ये मेरे पास कंप्लीट हुआ पहला ऑप्शन। अब मैं जा रहा हूं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन में ही सारे मसले, ठीक है जी। आए जरा देखते हैं जनाब। चलिए जी, हम चलते हैं जनाब अपने ऑप्शन वन पे। ऑप्शन वन में है फैक्ट्री को क्लोज कर देना, ठीक है जी। अब बता, अगर मैं फैक्ट्री को क्लोज करूंगा क्या करूंगा? सर मैं फैक्ट्री को क्लोज करूंगा तो मुझे रेंट मिलेगा, रेंट इसमें लिखा हुआ है। अब इसके कंसीक्वेंसेज हैं, फैक्ट्री को क्लोज करने के कंसीक्वेंसेज हैं। वो कंसीक्वेंसेज क्या है कि आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप का जो कमिटेड प्रोडक्शन है वो आप पूरा नहीं कर पाओगे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स है। नंबर टू, आपके पास मशीन पड़ी है, आप ये बेच दोगे, ठीक है जी, मशीन को आप बेच दोगे सर। फिर आप सर जो रॉ मटेरियल पड़ा है, इसको आप इसके बेहतरीन यूज को देखते हुए इसको भी आप क्या करोगे? डिस्पोज कर दोगे, ठीक है जी। चौथी चीज क्या है सर हमारे पास? हमें कुछ लोगों को रिडंडेंसी कॉस्ट पे करना पड़ेगी, यानी जाते हुए उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आए सर अल्लाह का नाम लेके हम देखते हैं जनाब। ये कह रहे जी रेंटल इनकम आपको मिलेगी अगर आप फैक्ट्री क्लोज करते हो 20 मिलियन की फॉर 9 मंथ्स। क्योंकि आप सर फैक्ट्री चलाने के 9 महीने को कंपेयर कर रहे हो, तो रेंट भी 9 महीने का लेना। ये नहीं सोचना कि रेंट तो कयामत तक मिलता रहेगा, नहीं, हम 9 महीने पे कंपैरिजन कर रहे हैं सर। अब बताएं हमारे पास सबसे पहली चीज सर, मैं यहाँ ले रहा हूँ सर ऑप्शन, असल में ऑप्शन वन था, मैं इसको ऑप्शन टू के तौर पे देख रहा हूँ। ये ऑप्शन है क्या जनाब? क्लोज डाउन द फैक्ट्री नाउ। अब बताएं, अगर मैं क्लोज डाउन करता हूं मुझे सबसे पहले मिलेगा रेंट, कितना जी सर? 20,000 रुपए का। फिर हम बात करते हैं प्यारे भाई, अगर आप रेंट पे जा रहे हो तो दिमाग में ये रखियो कि आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी 3.8 मिलियन रुपए की। कि आप जो कमिटेड प्रोडक्शन है, जो आपने ऊपर 37,500 यूनिट्स रखे थे ना कि मैंने बेचने, वो नहीं बेचोगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी 3,800 रुपीज़ की। तो मैं यहां ले लेता हूं पेनल्टी। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी चीज, वो कह रहे जी क्लोजिंग रॉ मटेरियल को आप बेच सकते हो। पहले तो वो कह रहे क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर प्रोडक्ट रीटा, ठीक है जी। क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय अनदर फैक्ट्री ऑफ जेड। ये हम जो रॉ मटेरियल है इसको हम दूसरी फैक्ट्री में बेच देते हैं, जीटा की जगह इस्तेमाल हो जाएगा। जीटा क्या है, सॉरी रीटा क्या है? रीटा क्या है सर? हमारा एक और फैक्ट्री में यूज होने वाला मटेरियल है, उसकी जगह हम इस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रीटा को अगर हम खरीदते हैं हमारा खर्चा होता, अब ये उस मटेरियल की रीटा की जगह अगर इस्तेमाल हो सकता है तो हमारी सेविंग आ जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं रीटा बनाने के लिए इसको 140 रुपए पर केजी ऑफ इनपुट प्रोसेस करना पड़ेगा। केजी है कितने? 10,000। और इससे रीटा कितना बनेगा? 9,000। 10,000 का इनपुट, 9,000 का आउटपुट आएगा, यानी 10,000 केजी जो तुम्हारे पास रॉ मटेरियल पड़ा है, इसको आप 140 रुपए लगा के प्रोसेस करो, इससे रीटा बन जाएगा। लेकिन रीटा पूरे 10,000 नहीं बनेगा, 9,000 बनेगा। उस 9,000 केजी रीटा को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी दूसरी फैक्ट्री में। रीटा वैसे आमतौर पर मार्केट से 350 रुपए पर केजी में खरीदते थे। ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, इसको 160 रुपए में मार्केट में बेच सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, अगर हम फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए रॉ मटेरियल का?
रॉ मटेरियल हम बेच सकते हैं सर, इसकी एनआरवी एक अभी के अभी बेचोगे पूरे 10,000 केजी आराम से बिक जाएंगे 160 रुपए में, तो ये हो जाएगा सर मेरे पास 1.6 मिलियन। उर्दू जुबान में इसको हम कहेंगे 1600 रुपए, थाउजेंड्स यानी फिगर्स इन थाउजेंड्स में, ठीक है जी। दूसरा कन्वर्जन इनटू रीटाबाजी। अब बताए रीटाबाजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें रीटाबाजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें लगानी पड़ेगी प्रोसेसिंग कॉस्ट। पूरे 10,000 केजीज पे 140 रुपए के हिसाब से 1.4 मिलियन की कॉस्ट, ठीक है, ये लगेगी, जेब से जाएंगे पैसे। फिर हमें सेविंग होगी, सेविंग इन कॉस्ट ऑफ रीटा। रीटा नहीं खरीदेंगे, रीटा वैसे बन कितना रहा है इससे 9,000, रीटा आता कितने का मार्केट से जी 350 रुपए का। तो सर मेरे पास 9,000 यह आता जी 3.15 मिलियन। अगर मैं इनको नेट करूं तो ये आता है मेरे पास 1750, ठीक है जी। अब बताएं जी, आपके पास ऑप्शन है 1750 को उर्दू जुबान में हम क्या कहेंगे 1750। अब बताओ जी, एक प्रूडेंट बंदा जो मुंह से रोटी खाता है, क्या वो इसको 1600 रुपए में जाके बेचेगा, या इसको रीटा की जगह इस्तेमाल करके कंपनी की 1750 रुपए की कॉस्ट बचाएगा? सर 1750 रुपए की कॉस्ट बचाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं फैक्ट्री बंद कर रहा हूं, तो सर मेरे पास एक जबरदस्त किस्म का फायदा होने वाला है जनाब। वो क्या है? सेविंग्स इन कॉस्ट ऑफ रीटा। कितना भैया? सर 1750। यार मेरा ना आई कैप के सोल्यूशन से एक जगह इख्तलाफ है, और वो इख्तलाफ ये है कि आई कैप ने इन दोनों का डिफरेंस लिया जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, सही क्यों? क्योंकि सर अगर मैं फैक्ट्री बंद करूंगा, मैं मटेरियल को इंटायर बेचूंगा, सेविंग्स नहीं लूंगा, इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं सर, एक ऑप्शन ये था कि ये 1750 रुपए इफेक्टिवली इस रॉ मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट है, तो मैं चाहूं तो इसको ऊपर यहां पर एज रेलेवेंट कॉस्ट ऐड कर देता, या मैं इसको एज सेविंग यहां ले लूं। दोनों ऑप्शंस में से कोई एक काम करना होगा आप। यानी ये मटेरियल मुझे 1750 रुपए की इसकी वैल्यू है, या तो आप एक काम करो, आप अज्यूम करो कि जब मैं फैक्ट्री चलाऊंगा तो मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा, वहां खर्चे के तौर पे ले लो, ठीक है जी, फिर यहां कुछ नहीं लेना। लेकिन अगर आप यहां पर उसको एज इनकम ले रहे हो, एज सेविंग ले रहे हो, तो सर फिर वहां खर्चे के तौर पे नहीं लेना, नहीं तो दोनों ऑप्शंस के बीच में गैप डबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं जनाब, ये एक पेन है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ए पे काम करूंगा, ये पेन 60 रुपए में बेच दूंगा, मैं बिक जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अगर बी पे काम करूंगा तो ये पेन इस्तेमाल हो जाएगा, तो मुझे बताएं अगर मैं इस्तेमाल हो जाएगा तो मैं बी के वहां 60 रुपए नेगेटिव लिख दूंगा, तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में गैप 120 का हो जाएगा। या तो एक जगह इनकम ले लो या दूसरी जगह एक्सपेंस ले लो, दोनों जगह पे काउंट करोगे, एक जगह इनकम भी काउंट कर रहे हो, दूसरी जगह एक्सपेंस भी काउंट कर रहे हो, तो एक चीज का इंपैक्ट डबल काउंट हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया ये एक पेन है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ए चलाता हूं, मुझे ये 60 रुपए में ये बेच दूंगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब है 60 रुपए की इनकम आ गई। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बी चलाता हूं तो मैं इसको नहीं बेचूंगा, इस्तेमाल कर लूंगा। अब आप कहो कि भाई वहां 60 रुपए का एक्सपेंस आ रहा है, तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बीच में 120 रुपए का प्रॉफिट का डिफरेंस है, तो हमें ए पे जाना चाहिए। फजूल बात है। याद रखना मेरे बच्चों, जब एक एसेट किसी एक प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल हो रहा हो, और अगर उस प्रोजेक्ट को बंद कर दो, दूसरे को शुरू करो और वो इस्तेमाल ना हो, बिक जाए, तो दोनों में से किसी एक जगह पे या तो उसकी सेल का इनफ्लो ले लो या दूसरी जगह उसकी कॉस्ट ले लो, दोनों जगह पे अकाउंट फॉर करने से डिफरेंस डबल हो जाएगा। दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस 60 रुपए का सर, 120 का नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं कि 1750 या तो यहाँ सेविंग ले लो, ठीक है जी, या ऊपर अज्यूम करो इस 69,000 के साथ उसको ऐड कर दो कि जी ये कॉस्ट है, 10,000 यूनिट जो मटेरियल के मैंने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है, फिर नीचे मत लेना है इसको, ठीक है जी। लेकिन अगर आप नीचे सेविंग के तौर पे ले रहे हो तो फिर ऊपर कॉस्ट के तौर पे नहीं लो, नहीं तो 1750 इन दोनों प्रॉफिट्स का जो गैप है ना, उसमें दो दफा काउंट हो जाएगा, ठीक है जी। अब बताएं जी, मेरे पास सेविंग आ गई, आई कैप ने यहाँ 150 लिया, वो अल्लाह आलम उन्होंने क्या सोच के लिया है, वो कुछ अंदाजा नहीं है, ठीक है। और मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ये इसको याद करके इसको सॉल्व करवा रहे होते हैं, उन्होंने भी गलती की होगी, ठीक है जी। तो देख लेना मेरे बच्चों उसको।
रॉ मटेरियल आ गया सर मेरे पास। रॉ मटेरियल के बाद मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद मेरे पास सेकंड स्टेप क्या है सर, और क्या बेचना है हमने सर। रॉ मटेरियल के बाद क्या कह रहा है जी सर, वो कह रहा है जनाब एन अमाउंट इक्वल टू 12 मंथ सैलरी वुड बी पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइजर। इस पे मुझे बहुत हंसी आई। यानी आप एक बंदे को कह रहे हो कि जी अगर फैक्ट्री सुपरवाइजर काम करेगा 9 महीने तो 9 महीने की तनख्वाह दूंगा, और अगर मैं फैक्ट्री सुपरवाइजर को अभी अभी फारिग कर दूं तो उसको 9 की जगह 12 महीने की तनख्वाह देने का, तो ये कौन सा सेंस बनता है यार, इस सवाल की कौन सी लॉजिक बनती है। तो इवन अगर मैं सर एक प्रूडेंट बंदा भी हूं, मैं मुंह से रोटी खाता हूं, तो मैं फैक्ट्री बंद करने के बाद भी सुपरवाइजर को कहूंगा आके गेट पे बैठा रहे तू, मैं तुझे 9 महीने की तनख्वाह दूंगा, मैं बेवकूफ नहीं 16 महीने 12 महीने की तुम्हें तनख्वाह दूं। सवाल को सेटअप करने से पहले इतना सोचना चाहिए था कि काम करने के लिए आप उसको 9 महीने की तनख्वाह दे रहे हो ऊपर, और काम ना करने के लिए आप उसको 12 महीने की तनख्वाह दे रहे हो। होना तो ये चाहिए था कि आप यहां लिखते कि जी अगर मैं सुपरवाइजर को निकालूंगा तो सिर्फ 3 महीने की तनख्वाह दूंगा उसको। अब वो कह रहे नहीं पूरे 12 महीने की तनख्वाह दूं, तो हम सवाल है हम ले लेते हैं सर यहां पे। अब बताएं जी ऊपर हमने कितने महीने की तनख्वाह ली थी सुपरवाइजर की, कहां गया वो पीएनएल, ये रहा सर। सुपरवाइजर की हमने तनख्वाह ली थी 3600 रुपए, ये हमने ऊपर सवाल से निकाले थे 9 मंथ्स की थी, अब यहाँ 12 महीने की लेनी पड़ेगी। ले लें जी। जबरदस्त भाई। 3600 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 कितने हो गए जी 4800। सुपरवाइजर भी हंस रहा होगा, पता नहीं यार कौन सी कॉम है ये। फिर जी उसके बाद जी उसके बाद वो कह रहा है अर्ली टर्मिनेशन ऑफ सेल्स ऑफिसर्स, अ पेनल्टी ऑफ 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट वुड हैव टू बी पेड बाय जेडल। अमेजिंग, बेहतरीन सवाल। यानी आप उनको कह रहे हो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ पूरे साल का, आपने उनको 8,200 रुपए देने, बाकी 9 महीने उनको ऊपर लिख के दिया हुआ कि 8,200 रुपए आपने देने हैं इनको, ये पूरे दिसंबर तक काम करेंगे। लेकिन अगर आपने इनको जल्दी निकाला तो आपको 8,200 से ऊपर 30% देना पड़ेगा। यार कौन है ये बंदा, 8,200 देने ही देने, उनको निकालोगे तो 30% और देने। तो वो भाई हम कंपनी कहेगी भाई बंद दरवाजे हैं, कंपनी हमने बंद कर दी, तुम आओगे काम पे। पता नहीं क्या सवाल, अल्लाह माफ करे। चलो 8,200 हमने उसको 30% पेनल्टी देनी, वो कह रहा है या तो उसको 30% पेनल्टी दो, या फिर एक काम करो कि आप उनको रीलोकेट कर दो लाहौर फैक्ट्री पे, 2 मिलियन का खर्चा आएगा। तो मुझे बताएं सर अगर मैं रीलोकेट करने जाऊं तो मुझे 2 मिलियन का खर्चा देना पड़ रहा है, पेनल्टी मुझे देनी पड़ रही है कितने की। अमेजिंग क्वेश्चन सर। 8,200 तो देने ही देने, जल्दी निकालोगे 30% ऊपर से देने पड़ेंगे, 2,460, या आपको रीलोकेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। 2,000 रुपए की। अब बताओ, मैं कह रहा हूं 8,200 देने ही देने, चलाओगे तो 8,200 देने, जल्दी बंद करोगे तो 8,200 भी देने हैं, ये भी देने। तो सर मैं रीलोकेट कर दूंगा एम्प्लॉयज को, तो इसका मतलब ये क्योंकि कंपैरेटिवली कम कॉस्ट है, तो हम कह रहे हैं जी हमारे पास सेल्स ऑफिसर्स की सैलरी वो 8,200 अलग है, वो तो देने ही देने, और अगर हम जल्दी निकालेंगे तो, यार मैं होता ना इस कंपनी का मैनेजर, मैं कंपनी बंद कर देता, लेकिन इन सेल्स स्टाफ को और सुपरवाइजर को निकालता नहीं। मैं कहता गेट बंद है लेकिन सुबह से शाम तक यहाँ के खड़े हो जाओ, मनुष्यों तुम लोगों को 9 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी, बंद कर दूंगा तो तुम्हें तनख्वाह से भी ज्यादा देनी पड़ेगी। और जी फिर इसके बाद जी माशाल्लाह जी जिम्बाब्वे वाला सवाल है वाकई। फिर जी फिर हमारे पास आता है भैया प्यारे भाई, ये तो सारी कहानी हो गई। फिर वो मशीन बेचनी है ना, वो 2 मशीन ऊपर लिखा हुआ है कि जी अगर हम फैक्ट्री को बंद करेंगे तो मशीन बिक जाएगी 2.8 मिलियन की, वो ले लो सर यहाँ पे। बस सर लेबर, लेबर तो रखना नहीं है, लेबर तो वेरिएबल है, वेरिएबल ओवरहेड वो भी, उसका भी हिसाब किताब नहीं है, बाकी सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स तो वो सर एलोकेटेड कॉस्ट थी या डेप्रिसिएशन था या एडवांस में पैसे दे चुके थे, बस ये हिसाब किताब बनता है सर। ये नेट करें तो सर ये मेरे पास आता है अराउंड कोई 5,750 का नेट बेनिफिट ऐसा। अब बताएं 5,750 बेहतर
या फिर 10,676 बेहतर। ठीक है जी सर, सीधी सी बात है, 10,676 बेहतर, तो हमें इस फैक्ट्री को चलाना चाहिए। ठीक है जी, देख लीजिएगा मेरे बच्चों, एक सवाल अजीब सा था लेकिन कर लेना, अच्छा सवाल है, कुछ एडजस्टमेंट्स के अंदर बहुत अच्छी हैं, लेकिन ओवरऑल सवाल में कुछ 2-3 गलतियां ऐसी थी जो ब्लंडर्स इसको बना रही हैं, लेकिन बाकी सवाल बहुत अच्छा है। खास तौर पे 1750 वाली गलती देख लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के साथ ही आई कैप को एक मैसेज भी करूंगा, ईमेल भी करूंगा कि इस गलती को जो है वो करेक्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।